नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा से लौटते ही पीएम ने देश के कई हिस्सों में पड़ रही तेज गर्मी के प्रबंधन के लिए की समीक्षा बैठक। मानसून की तैयारियों का भी लिया जायजा। ओडिशा के 18 जिलों में चक्रवात का अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात के चलते एनडीआरएफ और राज्य बलों की टीमें की गई हैं तैनात। अब कृषि विभाग बूंद बूंद पानी के संरक्षण के लिए करेगा जनसभाएं। हरियाणा के कई जिलों में कृषि विभाग द्वारा पानी बचाने का अभियान शुरू। बरसात से पहले खेतों का समतलीकरण, खेतों की मेड़ ठीक करने और जुताई के लिए प्रेरित करेगा कृषि विभाग। और भोपाल की करोंद अनाज मंडी में गेहूं के रेट 2450 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे। एक्सपोर्ट में डिमांड होने से गेहूं की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। किसानों को हो रहा है लाभ। यूक्रेन और रूस गेहूं के बड़े उत्पादक देश, दोनों के बीच युद्ध होने के बाद भारत की मंडियों में गेहूं के रेट बढ़े। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीष्म लहर प्रबंधन से संबंधित स्थिति पर समीक्षा बैठक की और साथ ही बैठक में मानसून से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बैठक में ग्रीष्म लहर और आग की घटनाओं से मौतें रोकने के लिए सारे कदम उठाने को कहा है। साथ ही उन्होंने वनों को आग के खतरे से बचाने के लिए समग्र रूप से कोशिशों को जरूरी बताया है। पीएम मोदी ने तटीय इलाकों में मौसम का अलर्ट समय पर देने और अन्य एहतियाती कदम उठाने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने राज्यों को बाढ़ की तैयारियों पर योजना बनाने की सलाह दी है। इसके लिए एनडीआरएफ बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में तैनाती के लिए योजना बनाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को भी कहा है। और भीषण गर्मी से फसलों का किसान है कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने जो पशुओं को है उनको भीषण गर्मी से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए कृषि विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि जो किसान है वो अपने फसलों और पशुओं को बचा सके। देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इसीलिए कृषि विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि जो किसान है वो अपने फसलों का रखरखाव कर सके। गेहूं, दलहनी फसल, गर्मा मूंग, सब्जियां और पालतू जानवरों का किसान इस समय खास ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि देश के कई राज्यों में कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी चल रही है। गेहूं की तैयार फसल जल्द से जल्द काट ले किसान। कृषि विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें कहा है कि गेहूं की जो फसल अगर पककर तैयार हो गई हो तो किसान जल्द से जल्द काट ले, नहीं तो अगर देर की तो गर्मी के चलते ही जो गेहूं है वो खेत में झड़ने लगेगा जिससे किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। किसान खेतों में पर्याप्त नमी रखे ताकि फसल सुरक्षित रहे। चाहे गेहूं की खेत हो इस समय या सब्जी की खेती हो, उसमें हल्की नमी किसानों को अपने खेतों में रखना है। सब्जी की खेती या नर्सरी में भी निर्धारित समय पर लगातार थोड़ा थोड़ा पानी उनको देते रहना है, यानी कि सिंचाई की जो वो है नमी है वो बरकरार रखना है। किसान निश्चित अंतराल में खेतों में सिंचाई करते रहे ताकि खेतों में नमी बरकरार रहे। जो इस समय गर्मी है, जो लू है, उसका असर फसलों पर न पड़े। तेज धूप और अधिक तापमान की वजह से पशुओं के व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है, ऐसा कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है। इसके लिए जरूरी है कि जानवरों को रहने वाले जो घर हैं उनकी खिड़कियों में जूट के बोरे डाल दें और उन जूट के बोरों को पानी से भिगो दें ताकि जो पशु हैं उनको भी थोड़ी राहत मिले। पशुओं को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में इस समय दिन में 3 या 4 बार पानी पिलाते रहे ताकि जो गर्मी है, जो तपन है, जो बढ़ता तापमान, उसका असर उनके सेहत पर ना पड़े। जानवरों को लू लग जाने में उनके चमड़े का रंग बदल जाता है। ये कुछ लक्षण हैं जिन अगर ये ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप नजदीकी पशु डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। आंख का सफेद हिस्सा लाल हो जाता है और पानी गिरने लगता है, अगर ऐसा आपके पशुओं के साथ होता है तो आप नजदीकी जो पशु डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। नाक से खून निकलता है, पशु खाना भी छोड़ देते हैं, यानी कि अधिक तापमान जब बढ़ जाता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो पशु भी खाना छोड़ देते हैं, उनके नाक से खून निकलने लगता है। ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो पशुओं को सबसे पहले ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, ठंडे पानी उनको पिलाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो जो नजदीकी पशु डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। और ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में तूफान की आशंका के मद्देनजर राज्य के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सरकार ने खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17, ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स 20 और फायर सर्विस की 175 टीमों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण मछुआरों को 8 मई तक अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की है। और भोपाल की करोंद अनाज मंडी में गुरुवार को गेहूं का रेट 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। एक्सपोर्ट में डिमांड होने से गुरुवार को रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। मिल और मालवा राज वैरायटी का गेहूं जो है वो 21 रुपए प्रति क्विंटल तक में बिका। मंडी व्यापारी संजीव जैन ने बताया कि यूक्रेन और रूस गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं। दोनों के बीच युद्ध होने के बाद भारत की मंडियों में गेहूं के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, तभी से यह तेजी जारी है। करोंद मंडी में भी रेट ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन गुरुवार को रेट में और भी बढ़ोतरी देखी गई है। हर वैरायटी के रेट बढ़े हैं। अभी करोंद मंडी के व्यापारी एक्सपोर्टर को कंडला बंदरगाह पर गेहूं भेज रहे हैं। वहां से अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में गेहूं जा रहा है। गेहूं की आवक बड़ी आवक 12,000 क्विंटल तक पहुंच गई है। एक ही दिन में करीब 5,000 क्विंटल गेहूं की आवक ज्यादा रही है। करोंद मंडी में गुरुवार को गेहूं की अच्छी आवक थी, जबकि चने की आवक कमजोर रही। देसी और कांटा वैरायटी के चने की करीब 400 क्विंटल तक आवक रही। हालांकि रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भाव 4,800 से 4,900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा है। और टमाटर की खेती के साथ इस गर्मी में कुछ और फसलों को किसान जो है कैसे ध्यान रख सकते हैं, देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। मक्के के खेत की देखभाल करते रहे, मक्के की बुआई करते रहे, साथ ही बीन्स के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। अरुणाचल प्रदेश में बीन्स के खेत से खरपतवार निकाले। किसान लाल मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। लाल मिर्च के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अभी सरसों की कटाई करें। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। असम में नारियल की रुपाई करे। किसान सुपारी की भी रुपाई कर ले। इसके साथ ही जूट के खेत में निराई करते रहें। यही पपीते की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ केले की रुपाई करने का समय है। इसके अलावा मक्के की बुआई करते रहें। असम में उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। अभी धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं हल्दी की रुपाई करते रहें। साथ ही अदरक की रुपाई भी करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और इस समय कृषि विभाग जो है वो पानी संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, इसमें किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि जो किसान है वो पानी का संरक्षण कर सके। कृषि विभाग बूंद बूंद पानी के संरक्षण के लिए जनसभाएं कर रहा है। अब ग्रामीणों को साथ लेकर बरसात की बूंद बूंद पानी जो है वो बचाई जाएगी। हरियाणा के कृषि विभाग के अधिकारी गांव गांव जाकर जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो पानी को कैसे बचा सकते हैं। इस दौरान ग्रामीणों को पानी के महत्व को समझाते हुए जल संरक्षण के भी टिप्स दिए जाएंगे, यानी कि कृषि विभाग की एक टीम गांव तक पहुंचेगी और पानी को बचाने को लेकर उनकी जानकारी दी जाएगी, जिस पर काम करने के लिए जिले के 80 से अधिक अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। अब गांव गांव जाकर किसानों को टोलियां बनाकर जागरूक करेंगे ताकि जल संचयन बढ़ाया जा सके, धरती का जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को लगभग 5 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है कि उन गांवों में वो पहुंचे और वहां के किसानों को, युवाओं को, स्थानीय निवासियों को जागरूक करें। मुख्य उद्देश्य बरसात के पानी का संरक्षण करना है ताकि गिरते जो भूजल स्तर है उसको सुधारा जा सके। 29 मार्च से 30 नवंबर तक जल शक्ति अभियान का फेज 3 चल रहा है और इसी के तहत लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि विभाग किसानों को साथ लेकर कैच द रेन अभियान चलाएगा, यानी कि जो बरसात का पानी है उसको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत किसानों को अपने खेतों को बरसात का पानी संचयन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बरसात से पहले खेतों का जो मेड़ है वो कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं और सबसे खास बात है कि किसानों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो जो बारिश का पानी है उसको संरक्षण कर सके। और ये देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। अप्रैल के दौरान अदरक, हल्दी और सूरन की बुआई कर सकते हैं। अदरक की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 18 क्विंटल बीज की जरूरत होगी। बुआई मेड़ बनाकर करनी है। एक मेड़ से दूसरी मेड़ के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और बीज से बीज का फासला 20 सेंटीमीटर रखना है। हल्दी के लिए 15 से 20 क्विंटल और सूरन के लिए 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। सूरन, अदरक और हल्दी की बुआई करने के बाद खेत को सूखी पुआल या सूखी पत्तियों की पलवार से ढक दें। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा और नमी भी ज्यादा समय तक बनी रहेगी। बाद में जब पलवार गल सड़ जाएगी तो खाद का काम करेगी। कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार हो चुकी है। इनकी रुपाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। देर करने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। रुपाई के बाद कद्दू वर्गीय सब्जियों में 5 से 6 दिन पर हल्की सिंचाई करते रहें। अगर फसल कमजोर लग रही है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रहे यूरिया पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए वरना पत्तियां जल जाएंगी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव कर दे। ऐसा करने से कीट पौधों पर नहीं बैठते हैं। लाल भृंग का ज्यादा प्रकोप होने पर उचित दवा का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और गुड़ाई का काम करते रहें। इस समय टमाटर में अर्धगलन या डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियां लगती हैं, जिससे पौधे गलने लगते हैं। रोकथाम के लिए बीजोपचार अच्छा इलाज है, लेकिन चूंकि खड़ी फसल में बीजोपचार संभव नहीं, इसलिए ये समस्या आने पर उचित दवा का छिड़काव करें। मौजेक और विषाणु लगने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। बचाव के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ के जला देना चाहिए। फूल गोभी की बीज वाली फसल कटाई के लिए तैयार हो गई होगी। कटाई समय पर कर ले और बीजों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण कर ले। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 pH मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है।
बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। मकसद है कि जो किसान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, सहायता दी जाए। इसीलिए कृषि ड्रोन में इस समय सरकार भारी सब्सिडी दे रही, ताकि किसान जो कृषि ड्रोन के लिए प्रेरित हो सके, उनको खरीदे और अपनी खेती में उसका प्रयोग कर सके। सरकार की ओर से किसानों को अधिक सब्सिडी दी जा रही। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए लगातार सरकार प्रोत्साहित कर रही, ताकि किसान अपनी खेती में कृषि ड्रोन का प्रयोग कर सके। सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों को इस बात के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो चाहे रसायन का छिड़काव हो, उसमें कृषि ड्रोन का उपयोग करें। अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50% तक की छूट, यानी कि जो कुल कीमत उसमें 50% तक की छूट दी जा रही है। महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने पर लागत की 50% तक की छूट सरकार की तरफ से कृषि ड्रोन खरीदने में दी जा रही है। यानी कि 50% छूट या अधिकतम 5 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो किसानों को दी जा रही है अगर वो कृषि ड्रोन खरीदते हैं। अन्य किसानों को 40% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 4 लाख रुपए होगी। यानी कि या तो 4 लाख रुपए की अधिकतम छूट होगी या फिर 40% की छूट होगी। कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके राज्य कृषि विश्वविद्यालय को ड्रोन खरीदने पर 100% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन का लागत का 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। ड्रोन से खेती का काम अब आसान हो जाएगा। इससे कीटनाशक का छिड़काव वो भी आसानी से किया जा सकेगा और जो फसलें हैं रोग मुक्त हो सकेंगी। ड्रोन की सहायता से छिड़काव विधि से बुआई का काम किया जा सकता है। इससे कम से कम समय में बुआई का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी कि समय की भी बचत होगी। ड्रोन के उपयोग से समय और श्रम में कमी आएगी और खेती की लागत भी कम होगी और इससे किसानों की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। ड्रोन के उपयोग से कृषि में आधुनिकता आएगी और किसान जो है वो स्मार्ट खेती करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। समय की बचत होगी। ड्रोन के उपयोग से ड्रोन का संचालन करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इससे जो रोजगार के विकल्प हैं, जो साधन हैं, वो भी बढ़ेंगे। यानी कि कृषि ड्रोन को लेकर सरकार भारी मात्रा में किसानों को सब्सिडी दे रही है। और योग दिवस का काउंटडाउन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि योग की तरफ लोग ध्यान दें। पेश है ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली का इंदिरा पर्यावरण भवन, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारी संग योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया। आयोजन में मनुष्य के आरोग्य जीवन की कामना की गई। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने योगा को जीवन पद्धति का हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री जी का जो लाइफ का मंत्र है जो उन्होंने कैप कॉप 26 में दिया, उसका भी मूल निहितार्थ यही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आए, तभी हम कह सकें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सब लोग स्वस्थ हों, आप सब लोग निरोग हों, आप सब लोग अपनी जीवन पद्धति में जितना प्रयत्न कर सके उतना करें। केंद्रीय मंत्री के संग राज्य मंत्री ने भी स्वस्थ जीवन के लिए योग की कई क्रियाओं को आजमाया। साथ ही मानव जीवन के साथ धरती और पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। साथ ही मानव कल्याण के साथ धरती पर समस्त प्राणियों के लिए सुख की कामना की। पर्यावरण की रक्षा करना, प्रकृति रक्षित ही रक्षिता, तो प्रकृति की रक्षा आप करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। आहार की शुद्धता से ही आत्मा की शुद्धि होती है। तो जैसा जस आहार तस विचार, जैसा आहार करेंगे, जैसा खान खाएंगे, वैसा ही विचार होगा। इसलिए अपने विचारों में भी शुद्धता लाना, आहार की शुद्धता, ये आवश्यक है। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास सत्र कराया। सत्र में मंत्रालय के सभी अधिकारी पहुंचे। सुखद और रोग मुक्त जीवन के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। योग एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। इसी उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया और इस बात को दोहराया कि जैसे मनुष्य का स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी तरह धरती और पर्यावरण का भी स्वच्छ और स्वस्थ रहना जरूरी है। कैमरामैन सुरेंद्रा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रयास उसने शुरू कर दिए। बंजर भूमि पर फसल उगाकर किसानों की आय बढ़ाने का जो प्रयास है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुरू कर दिया। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 1,71,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले 5 साल में 41,840 हेक्टेयर भूमि सुधार करके उसको खेती योग्य बनाया गया है। योगी सरकार बंजर, बीहड़ और असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाकर खेती का दायरा बढ़ाएगी, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है यानी कि खेती का जो रकबा है वो बढ़ाया जाएगा। इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए सरकार प्रयास करी। देश और प्रदेश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जमीन है वो निश्चित है, निर्धारित है। अब ऐसे में जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप अन्न उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया, यानी कि जो जरूरत है उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरों के विस्तार से उपजाऊ भूमि घटती जा रही है, ऐसे में कृषि योग्य भूमि को अब बढ़ाना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जमीन का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां परिस्थितियों के चलते किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। बीहड़ है, बंजर है, असमतल और जलभराव के कारण काफी जमीन बेकार पड़ी रहती है, खाली पड़ी रहती है, लेकिन अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि वहां पर उसको खेती योग्य बनाया जाए। इसके लिए 477.33 करोड़ राशि जो है वो प्रस्तावित है। भूमि सुधार से भूगर्भ जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। इससे सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई वहां की उत्पादकता में औसतन 8.58 क्विंटल की वृद्धि देखी गई है या होगी। साथ ही किसानों की आय में 48.53% की बढ़ोतरी भी हुई है। इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में 1.42 मीटर की वृद्धि भी देखी गई, यानी कि जो जल स्तर है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 741,62,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 MT के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 MT, हरियाणा से 55,30,596 MT, तेलंगाना से 70,22,000 MT, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 MT, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 MT के पार पहुँच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान में ही करीब 1,91,01,545 टन कुल चावल का निर्यात किया जा चुका है। ये बीते साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 41,52,464 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। वहीं भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा बेनिन, सेनेगल और टोगो को भी करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं अपने खास सेगमेंट खास खबर में। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सवेरे पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धामों में से 3 धामों में अब यात्रा शुरू हो गई है। चौथे धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट पहले ही 3 मई को खुल चुके हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया की सुधार का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को शैक्षिक क्रांति का अग्रदूत होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में बीएसएफ के 3 बीघा पहुंचे। शाह ने इस दौरान बीएसएफ अधिकारियों से सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और जवानों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने बिहार और तेलंगाना से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा। बिहार की सीट जनता दल यूनाइटेड के सांसद महेंद्र प्रसाद के निधन के कारण और तेलंगाना सीट टीआरएस सांसद बंदा प्रकाश के इस्तीफा देने से रिक्त हुई है। इन दोनों सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना 12 मई को जारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले भी पंजाब पुलिस की एक टीम बग्गा के घर पहुंची थी। बग्गा ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया था। बग्गा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में पटियाला में केस दर्ज हुआ था। कोरोना की रफ्तार देश भर में फिर तेज होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,545 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,549 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में 0.79% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.76 पर पहुंच गया है। देश में अब भी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,688 है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 179 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 16,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।